हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड दैट इज कॉम्प्लिकेशंस इन स्पाइन सर्जरी। जो पेशेंट स्पाइन सर्जरी के लिए जा रहा है, he has to be aware what all things can go wrong. If those things happen, what are the steps which should be taken to rectify that particular problem so that last minute firefighting can be avoided, dissatisfaction can be avoided, and patient can get a good outcome. So let's start with the first complication, that is infection after spine surgery. So infection can be divided as superficial infection or deep infection. पहले ये समझते हैं कि who is at a higher risk for infection post surgery. इसका मतलब कौन से पेशेंट ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन के लिए सबसे ज्यादा लायबल है या सबसे प्रबल दावेदार है। सो पहला हाई रिस्क इसमें आता है, वो होता है डायबिटीज। सो जिन पेशेंट्स को डायबिटीज है उनमें इन्फेक्शन का चांस थोड़ा ज्यादा होता है, बट उसकी भी क्राइटेरियाज है। सो कौन से क्राइटेरियाज है? पहला क्राइटेरिया है HbA1c। हमारे बुक्स में ये लिखा गया है कि आपकी अगर स्पाइन सर्जरी हो रही है तो आपका HbA1c शुड बी 7.5 और बिलो, मतलब आपका HbA1c 7.5 से नीचे होना चाहिए। जिन पेशेंट्स का HbA1c 8, 9, 10, 11 इतना होता है, दे आर एट अ वेरी हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। सो इन इलेक्टिव स्पाइन सर्जरीज, मतलब जो इमरजेंसी नहीं है, ऐसे सर्जरीज में मैं पेशेंट्स को बोलता हूँ आप 2 महीना 3 महीना रुकिए, आपका शुगर अच्छे से ऑप्टिमाइज करिए, आपका HbA1c लेवल 7.5 या उससे नीचे लेकर आइए और तब आपकी सर्जरी होगी। सेकेंड क्रूड वे ऑफ आइडेंटिफाइंग गुड शुगर कंट्रोल इज आपका पिछले 5 डेज का शुगर लेवल 200 के नीचे होना चाहिए। अगर 200 के ऊपर शुगर आपका रह रहा है फिर भी आप इन्फेक्शन के प्रबल दावेदार है। सो डायबिटीज ऑप्टिमाइजेशन, मतलब डायबिटीज का फाइन ट्यूनिंग, अच्छा कंट्रोल, ये कोई भी सर्जरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात, अगर डायबिटीज पेशेंट का सर्जरी हो गया है, आपने उनका 7.5 के नीचे HbA1c लेके आ गए, उनका शुगर कंट्रोल 200 के नीचे था, और इतने सारे प्रिकॉशंस लेने के बावजूद अगर आपने सर्जरी किया और पेशेंट को फिर भी पोस्ट ऑपरेटिव वुंड में से सोके जा रहा है या पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को ओजिंग हो रही है, वुंड में से पानी लीक कर रहा है, तो फिर आपको एक अलग स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। पहली स्ट्रैटेजी है कि आपको पेशेंट का ब्लड टेस्ट करना होगा, जिसको बोलते हैं हीमोग्राम, ESR और CRP, और उसमें ESR CRP लेवल्स हम पेशेंट का सीरियल मॉनिटरिंग करते हैं। कोई भी पेशेंट का पोस्ट सर्जरी ESR और CRP ये बढ़ा हुआ आएगा, बट 2 दिन या 3 दिन के बाद अगर उसको रिपीट कर वो ट्रेंड बढ़ता हुआ ट्रेंड है, मतलब जैसे हमने 21 तारीख को उनका ESR 50 था और 23-24 तारीख को ESR 80 आ गया है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। पेशेंट का CRP अगर 85 था 21 तारीख को और 24 तारीख को वो 120 आ रहा है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो वो पोस्ट ऑपरेटिव ESR CRP नहीं बढ़ रहा, बट ये इन्फेक्शन के कारण बढ़ रहा है। दूसरा, पेशेंट का क्लिनिकल पिक्चर। पेशेंट बोलता था कि डॉक्टर, मैं ऑपरेशन के पहले 3-4 दिन काफी ठीक था और उसके बाद मेरा बैक पेन इतना बढ़ रहा है पिछले 2-3 दिनों से। सो दैट आल्सो कैन बी कोरिलेटेड विद पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्टिव डिस्काइटिस। सो पहला स्ट्रेटेजी उसमें होता है कि जो पानी लीक कर रहा है उसमें एक स्वाब लेते हैं हम और उसको कल्चर के लिए भेजते हैं। वो कल्चर का रिपोर्ट 24 आवर्स में हमको ग्राम पॉजिटिव कोका है, ग्राम नेगेटिव कोका है, ये पता चल जाता है, और 48 आवर्स में कल्चर की ग्रोथ आती है, जिसमें वो ऑर्गेनिज्म अगर है तो कौन सा है और वो ऑर्गेनिज्म के ऊपर कौन सा एंटीबायोटिक काम कर रहा है, ये हमको पता चलेगा और हम एंटीबायोटिक स्टेप अप कर पेशेंट को क्लोज मॉनिटर करते हैं। 80 to 90% पेशेंट्स जिनको ये पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्टिव डिस्काइटिस होता है या पोस्ट ऑपरेटिव प्लेन इन्फेक्शन होता है,
ऐसे पेशेंट्स ये स्ट्रेटेजी से अच्छा रिकवर करते हैं और उनका इन्फेक्शन धीरे धीरे ये एंटीबायोटिक स्टेप अप करने के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाती है। पर ऐसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको एंटीबायोटिक्स स्टेप अप करने के बावजूद, मतलब हायर एंटीबायोटिक्स देने के बावजूद भी अगर उनका सिम्टम्स कम नहीं हो रहा, उनको फीवर आ रहा है, उनका ESR CRP बढ़ रहा है और वुंड डे बाय डे सोकेज, मतलब उसमें से पानी लीक कर रहा है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में साइंस ये कहता है, हमारे बुक्स ये कहते हैं कि यू हैव टू गो एंड डिब्राइड द पेशेंट, मतलब पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर एक वॉश देना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन जितना सुपरफिशियल होगा, आप वॉश दे के क्लीन करेंगे उतना रिकवरी फास्ट होगा। बट अगर वो इन्फेक्शन है और आप सिर्फ एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं, पेशेंट का सोकेज कम नहीं हो रहा है, तो वो सुपरफिशियल इन्फेक्शन क्रीप होकर डीप टिश्यूज में जाएगा और इवेंचुअली स्पाइन और डिस्क में भी जा सकता है, जो ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए अग्रेसिव डिब्राइडमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि 4-5 दिन हो गए, आपने एंटीबायोटिक्स दे दिए, आपने पेशेंट को रेगुलर आप उनका मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अगर फिर भी सोकेज कम नहीं हो रहा, तो आपको पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर ले जाकर एक अच्छा डिब्राइडमेंट और वॉश लेना चाहिए और डीप टिश्यू कल्चर भेजना चाहिए। अगला पड़ाव, अगर आपने वॉश आउट दे दिया और पेशेंट का ड्रेन आप डालते हो और वो ड्रेन थोड़ा डिलेड टाइम तक हम रखते हैं, जैसे 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, और पेशेंट को एंटीबायोटिक भी हम 3 से 6 हफ्ते के लिए देते हैं और इसमें 99% पेशेंट ये इन्फेक्शन से ठीक हो जाते हैं। बट कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको इम्प्लांट होता है अंदर और फिर भी उनका डिस्चार्ज, आप एक बार डिब्राइड कर लिया, 2 बार डिब्राइड कर लिया, एंटीबायोटिक स्टेप अप कर लिए, फिर भी कम नहीं हो रहा है, तो लेस देन 1% पेशेंट, मतलब मेरे पूरे करियर में आई मस्ट हैव रिमूव्ड 5 इम्प्लांट्स, तो लेस देन 1% पेशेंट को इम्प्लांट रिमूवल की जरूरत पड़ सकती है कि वो इम्प्लांट्स उनके शरीर को सूट नहीं हो रहे और फिर एक डिब्राइड करने के बावजूद या 2 बार डिब्राइड करने के बावजूद, सफाई करने के बावजूद भी अगर पेशेंट का इन्फेक्शन कम नहीं हो रहा, तो फिर इम्प्लांट रिमूवल की जरूरत पड़ सकती है। One more thing in spinal infection is low hemoglobin. भारतीय महिलाओं में अक्सर ये देखा जाता है कि उनका हीमोग्लोबिन 10 या 10 से नीचे ही होता है, पर स्पाइन सर्जरी के पहले 10 से 12 के बीच में मिनिमम महिलाओं का और 12 से 14 के बीच में पुरुषों का हीमोग्लोबिन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है या और किसी कारणवश एनीमिया है, तो आपका पोस्ट सर्जरी हीलिंग अच्छा नहीं होगा और आपका हीलिंग के लिए हीमोग्लोबिन का अच्छा होना ज़रूरी है। इसीलिए यू हैव टू मेक श्योर आपका हीमोग्लोबिन अच्छा हो, आपका प्रोटीन अच्छा हो और आपका शुगर लेवल सही से कंट्रोल किया गया हो। ये 3 चीज़ें अगर है तो आपका पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन ऑफ इन्फेक्शन इन स्पाइन सर्जरी, इसका रेट काफ़ी कम होता है। एक लास्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इन्फेक्शन के बारे में और दैट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा। ऐसा साइंस बताता है कि आपका अगर BMI 32 to 35, मतलब आपका वेट बहुत ज्यादा है और आपका BMI which is body mass index is about 32, you are at a high risk for spine surgery. पहले कन्वेंशनल सर्जरीज होती थी जिनमें ओपन कट लगता था और ओबीस पेशेंट्स, मोटापे वाले पेशेंट्स में बहुत ज्यादा बड़ा इंसिजन लेना पड़ता था क्योंकि स्पाइन तक पहुंचने के लिए काफी रिट्रैक्ट करना पड़ता था। बट आज एक अच्छी बात ऐसी हुई है कि मोटापे वाले पेशेंट्स में हम मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी करते हैं, जिसमें आपको कटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। आप स्कोप्स डालते हो, आप ट्यूब्स डालते हो, आप एंडोस्कोप डालते हो, जिससे आप सिर्फ स्कोप डालकर डायरेक्टली जहाँ प्रॉब्लम है वहां जाते हो, तो आपको आंखों से देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको स्कोप के ऊपर, आपको टीवी के ऊपर, कैमरा के ऊपर ये सारी चीजें दिख जाती हैं। और ओबेसिटी के बाद
जो ओपन सर्जरी के बाद इन्फेक्शन होने का चांसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। बट इसको ओवरकम करने के लिए हम मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी करते हैं, और इसलिए मेजॉरिटी ऑफ दीज ओबीज पेशेंट्स जिनका हम स्पाइन सर्जरी करते हैं उसके आउटकम्स काफ़ी अच्छे होते हैं। बट फिर भी एक नॉर्म है कि अगर पेशेंट का आप वेट कम कर सकते हो बिफोर सर्जरी और आप पेशेंट का ओवरऑल जो फिजिक है वो इम्प्रूव कर सकते हो तो वो एक अच्छी बात है। बट प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ तो मैं पेशेंट को बोलूँगा आप चलो, आप दौड़ो, आप साइकिलिंग करो। बट मेजॉरिटी स्पाइन पेशेंट्स ये वेट इतना ज़्यादा होता है कि वो चल नहीं पाते स्पाइन के प्रॉब्लम के कारण, और अगर वो चल नहीं पाएंगे तो वो उनका वेट लॉस नहीं होगा। तो इसीलिए पहले मुर्गी या पहले अंडा, दैट डिबेट ऑलवेज कंटिन्यूज। बट ओबेसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर स्पाइन सर्जरी, और मी एज अ सर्जन आई पर्सनली फील कि इसमें मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी का रोल बहुत बड़ा है। ओआर्म, नेविगेशन, रोबोटिक्स, इसका रोल काफ़ी बड़ा है, और ऐसे पेशेंट्स में ये मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी एक वरदान है। थैंक यू वेरी मच।